हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 अर्थक्वेक। इससे पहले हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स डी पार्ट तक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ तक पूरे कर चुके हैं और अब हमें इसका ई पार्ट स्टार्ट करना है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। मतलब हमें अर्थक्वेक कैसे कॉज होता है इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थक्वेक है वो कैसे बनते हैं या फिर कैसे कॉज किए जाते हैं, मतलब कैसे कॉज होते हैं, बाय डिस्टर्बेंसेस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अर्थ में काफी सारी लेयर्स होती हैं, काफी सारी नहीं, बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। तो उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर के डीप, कहीं टॉप मोस्ट लेयर के मतलब जो हमारा सरफेस और जो क्रस्ट है, यहाँ पे बीच में कहीं पे डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है। सॉरी। और ये जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ये कोई सिंगल प्लेट नहीं है, मतलब ये एक ऐसे नहीं है कि एकदम परफेक्ट सर्कल हो। ठीक है, ये कैसे बना है, बीच में काफी सारी प्लेट्स हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग प्लेट से बना हुआ है। आगे की लाइन यही है कि विच इज ब्रोकन इनटू मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स गेट्स इंटरलॉक्ड व्हाइल रेस्ट ऑफ द प्लेट कीप्स मूविंग। अब ये जो प्लेट्स हैं, इनकी जो ये बाउंड्रीज हैं, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे मैंने मार्क किया है अलग कलर से, ये वाली बाउंड्रीज जो है ये इंटरलॉक्ड हो जाती है, जबकि जो दूसरी, जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, ये वाला सारा एरिया ये मूव करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। भाई क्यों? क्योंकि वो तो इजीली यहाँ पे आगे मूव कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये सरफेस के कांटेक्ट में है, इसलिए ये सरफेस इतनी इजीली मूव नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगी। अब फ्रिक्शन को तो ओवरकम करना पड़ेगा, तभी आगे मूव करेंगे। तो जैसे ही फ्रिक्शन ओवरकेम किया जाता है, जैसे ही फ्रिक्शन को ओवरकम किया जाता है, तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, कॉजिंग सेस्मिक वेव्स। ये जो एनर्जी है, ये मतलब जो एनर्जी लगी थी फ्रिक्शन को ओवरकम करने की, वो सारी एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेस्मिक वेव्स होती हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है कि अगर आप एक वुडन स्टिक को लेके उसे ब्रेक करते हो बीच, मतलब अगर आप उसे बीच से ब्रेक करोगे तो वो रॉड बीच से तो ब्रेक, सॉरी वो स्टिक बीच से तो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसके ब्रेक होने की जो वाइब्रेशंस है, वो आपको पाम्स में आपको फील होंगी। उसका रीजन भी वही एनर्जी है जो उसे ब्रेक करने में लगा। तो सिमिलरली ये फ्रिक्शन ब्रेक करने में जो एनर्जी हुई, ये भी वाइब्रेशंस के थ्रू पूरे उसमें सेस्मिक वेव्स के फॉर्म में पूरे अर्थ के क्रस्ट में फैल गई, पूरे मतलब उतने एरिया के अराउंड। अब दिस शॉक वेव्स प्रोड्यूस ट्रेमर्स इन अर्थ विच इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। या फिर हम कह सकते हैं ये जो ट्रेमर्स होते हैं, मतलब जो झटके होते हैं, हल्के हल्के, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं, इन्हें ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अर्थक्वेक कैसे कॉज होते हैं, वही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है प्लेट्स के बीच में। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है, वो एकदम से सारी फ्रिक्शन को ओवरकम करते ही वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी सेस्मिक वेव्स बनाती है। इन सेस्मिक वेव्स की वजह से ट्रेमर्स आते हैं और ये ट्रेमर्स ही अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर अर्थक्वेक्स मोर लाइकली टू अकर। मतलब ज्यादातर अर्थक्वेक्स कहाँ होते हैं? तो अर्थक्वेक्स, जैसे कि आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, अर्थक्वेक्स क्यों अकर होते हैं? क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, इसीलिए वहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे बाउंड्री ज्यादा होंगी, वहीं पे इंटरलॉकिंग होगी। ठीक है, बीच में तो कहीं होगी नहीं। मान लो जैसे ये एक प्लेट है एशिया वाली, ये एक प्लेट है यूरोप वाली। ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं अर्थक्वेक होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि ये तो एकदम बीचों बीच वाला एरिया है। यहाँ पे कहीं पे इंटरलॉकिंग होगी और यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह आएंगे। ठीक है, जस्ट एज एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि एशिया में एशिया पूरी एक प्लेट हो। ठीक है, यहाँ पे भी बीच में फर्दर डिविजन हो सकती हैं। तो मोस्ट अर्थक्वेक अगर अलोंग द बॉर्डर लाइन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वही प्लेट्स जिनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ये एशिया और ये यूरोप, जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड ओशियानिक प्लेट्स। ओशियानिक प्लेट्स मतलब वो प्लेट्स जिनके ऊपर ओशन है। द टेंशन अराइजिंग बिटवीन द प्लेट्स इज मोर फ्रीक्वेंट इन दिस एरिया। इस एरिया में जो टेंशन है प्लेट्स के बीच में वो ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह मिलती है, क्रिएटिंग मच मोर सेस्मिक वेव्स। अब यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, फ्रिक्शन वगैरह को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेस्मिक वेव्स यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। एज दी सेस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड द अर्थक्वेक आल्सो अकर। ज्यादा बड़ा तो आंसर नहीं था इसका, यही है कि वही सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जैसे ये सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इन्हीं की वजह से ट्रेमर्स कॉज होंगे और इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक्स कहाँ ज्यादा आते हैं?
जहां पे बॉर्डर लाइन होती है दो कॉन्टिनेंटल या ओशियानिक प्लेट्स की। ठीक है, अगर वन मार्कर में भी आता है तो आप क्या लिखोगे, along the border line of the continental plates and oceanic plates। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आपको ये आगे की 3-4 लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द मेन प्रिकॉशंस फॉर बिल्डिंग हाउसेस इन सेस्मिक जोन्स। तो सेस्मिक जोन्स में जो हाउसेस बनते हैं उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सॉरी, so first precaution, the roofs of the house in such areas should be kept as light as possible। ये एमसीक्यू में भी हमने पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक जहाँ पे ज्यादा होते हैं जिन एरियाज में, वहां पे छतों को लाइट मटेरियल वुड या टिम्बर से बनाना चाहिए, वुड एंड टिम्बर। तो उसका जो सरफेस है या जो उसकी रूफ है उसे कम से कम रखना चाहिए। और इसका रीजन भी क्या है कि अगर अर्थक्वेक बाय चांस अर्थक्वेक होता है, अगर रूफ फॉल हो जाती है, रूफ गिर जाती है, तो अगर वो हैवी कंक्रीट मटेरियल से बनी होगी तो ज्यादा डैमेज करेगी, लॉस ऑफ लाइफ भी होगा। लेकिन अगर लाइट मटेरियल से बनी होगी तो अगर वो आपके ऊपर बाय चांस गिर भी जाती है तो भी आपको इतना डैमेज नहीं होगा। ठीक है, छोटी मोटी इंजरी होगी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कबर्ड्स एंड शेल्फ्स शुड बी फिक्स्ड टू द वॉल्स। मतलब ऐसे खड़े खड़े अलमीरा, खड़े खड़े शेल्फ्स नहीं बनाने, मतलब खड़े खड़े शेल्फ्स नहीं खरीदने चाहिए। जो वॉल्स होती हैं उन्हीं में आपको वो फिक्स, मतलब वो वॉल के ऊपर ही फिक्स्ड हो जाना चाहिए कबर्ड्स और शेल्फ्स, ताकि अर्थक्वेक आए भी तो वो आगे की तरफ ना गिर जाए क्योंकि वो वॉल्स में फिक्स्ड होंगे। हेवी मिरर्स को, वॉल क्लॉक्स को, वाटर हीटर्स को, इन सबको भी अच्छे से माउंट कर देना चाहिए सिक्योरली। ये ई है, सिक्योरली माउंटेड ऑन द वॉल्स। चाहे तो आप आगे ऐड कर सकते हैं, इन्हें सिक्योरली वॉल्स पे हैंग करना चाहिए या फिर माउंट करना चाहिए ताकि ज्यादा शॉक आने पर भी ये एकदम से गिरे ना। ठीक है। लास्ट, यूज ऑफ मड एंड टिम्बर इज मोर प्रेफर्ड देन हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये वही चीज कि मड और टिम्बर लाइट मटेरियल का यूज होना चाहिए घरों को बनाने के लिए, हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज नहीं किया जाता, मतलब प्रेफर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, state the precautions that one should take for protection during an earthquake if one is first inside the house and be outdoors। तो अगर वो घर के अंदर है तो उसे क्या करना चाहिए, अगर घर के बाहर है तो क्या करना चाहिए। सेम वही पॉइंट्स है जो हमने लास्ट लेसन में थ्योरी में पढ़े थे। इनसाइड द हाउस, अगर वो घर के अंदर है तो क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट, टेक शेल्टर अंडर टेबल अंटिल ट्रेमर स्टॉप्स। मतलब जो भी आपके घर में टेबल है आप उसके नीचे जाके छुप जाओ जब तक ट्रेमर स्टॉप नहीं होता। ठीक है। रीजन क्या है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरता भी है तो वो डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं गिरेगा, वो टेबल पे गिरेगा। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आप कहीं मतलब कमरे वगैरह में हो तो अलमारियों से दूर रहो। क्यों, क्योंकि अगर अलमारियों में अगर वाइब्रेशंस आती हैं, शॉकवेव्स आती हैं तो वो अलमारियां गिर जाएंगी। तो अगर आप उनके पास खड़े होगे तो चांसेस है कि वो आपके ऊपर गिर जाए, तो आपको उनसे दूर खड़े होना चाहिए। सेम फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, डोंट गेट अप इफ ऑन बेड, यूज पिलो फॉर प्रोटेक्शन। मतलब बेड पे हो तो आप बेड पे ही रहो और पिलो से अपने आप को, अपने फेस को बेसिकली प्रोटेक्शन दो। एंड फोर्थ, स्टे इनसाइड अंटिल द ट्रेमर स्टॉप और इट इज सेफ टू मूव आउट। मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब लोग घरों से एकदम से बाहर भागने लगते हैं, तो आपको अंदर ही रहना चाहिए जब तक ट्रेमर स्टॉप नहीं होता। और तभी बाहर जाना चाहिए जब एकदम सेफ हो। बाहर जाना चाहिए लेकिन तभी जब सेफ हो जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ही अंदर रहना है, लेकिन अंदर तब तक रहना चाहिए जब तक ट्रेमर स्टॉप नहीं हो जाता। बी फॉर आउटडोर द हाउस, अगर आप घर के बाहर हो ऑलरेडी, सो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम ट्रीज, बिल्डिंग, ब्रिजेस। मतलब जहाँ पे पेड़ हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या ब्रिजेस हो, इन सब एरिया से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ता है। ब्रिजेस टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है, ट्रीज वगैरह गिर जाते हैं, तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी व्हीकल में हो तो बेस्ट है आप अपनी व्हीकल किसी क्लियर स्पॉट पे लेके चले जाओ। ठीक है, वहां से बाहर मत आओ। ठीक है। Next, state the main precautions that can be taken to minimize the effect of an earthquake। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मतलब अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें क्या करना है। अब प्रिकॉशंस मतलब अर्थक्वेक अभी आया नहीं है लेकिन हम अपने आप से क्या तैयारी रखें कि अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है हम पे वो कम से कम हो। सो फर्स्ट, बिल्डिंग इन सेस्मिक जोन शुड बी डिजाइंड टू विथस्टैंड हेवी ट्रेमर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, जापान है। जापान की बिल्डिंग्स, मतलब जापान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हर दिन अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भी बनाई जाती है। कभी कभी हैवी भी हो जाते हैं मटेरियल, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी रहती हैं। क्यों, क्योंकि उनका डिजाइन ऐसे किया जाता है कि वो हैवी ट्रेमर्स को भी सह सकती हैं। नेक्स्ट,
फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी लोडेड टू अवॉइड फायर ड्यू टू अर्थक्वेक। ज्यादातर देखा जाता है अर्थक्वेक के वक्त बिल्डिंगों में या घरों में आग लग जाती है, तो फायर फाइटिंग मटेरियल हमेशा लोड करके रखना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। इसीलिए स्कूल्स में और ऑफिसेज में भी ये सब लोडेड होता है। सेफ इंडोर एंड आउटडोर प्लेसेस शुड बी आइडेंटिफाइड। मतलब जहाँ पे आप जा रहे हो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई कौन सा इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इंडोर में छुपने की कौन सी जगह है, आउटडोर कैसे जा सकते हैं, ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ, इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड एग्जिट प्लान शुड बी अवेलेबल। कि भाई इमरजेंसी में कम्युनिकेट करने के लिए किसी से, या फिर एकदम से इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह जो होते हैं, फायर एग्जिट्स जो होते हैं, वो सब अवेलेबल होना चाहिए। एंड एट लास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज, मतलब ऐसी चीजें जो डिजास्टर होने के वक्त या होने से पहले या होने के बाद, मतलब कभी भी जरूरत पड़े, वो सब जो सप्लाईज हैं, वो सब जो चीजें हैं, जो जरूरतें हैं, वो सब अवेलेबल होनी चाहिए इन हैंड, मतलब हाथों हाथ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें लाने में टाइम लग रहा है या ढूंढने में टाइम लग रहा है, ठीक है, दे शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नीड। इसी के साथ हमारे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।